Hello friends, Mohit this side from Pep Coding. Today we will be solving a very interesting question. ठीक है, a very simple yet different question. ठीक है, so let us dive into it. All right. So यार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपकी ना नॉलेज टेस्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपकी एप्लीकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स टेस्ट करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपकी लैंग्वेज को टेस्ट जो आपकी लैंग्वेज नॉलेज को टेस्ट करते हैं. ठीक है, कुछ लैंग्वेज नॉलेज को टेस्ट करते हैं, कुछ एप्लीकेशन को, और कुछ मिक्स. ठीक है, तो जो आज का क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, दैट विल बी फोकसिंग ऑन योर लैंग्वेज नॉलेज. ठीक है, जैसे मैं एक बार पहले क्वेश्चन समझाता हूँ ऑफ कोर्स. ठीक है, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट इट. लेट अस डाइव इनटू इट. ठीक है, तो क्वेश्चन देखो यार. क्वेश्चन सिंपल सा है, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है. ठीक है, और मुश्किल बिल्कुल नहीं है. उसने क्वेश्चन में बेसिकली हमें गिवन क्या है कि हम ना एक वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, एक डोमेन बेसिकली विजिट कर रहे हैं, और उसको हम 1000 टाइम्स विजिट कर रहे हैं. ठीक है, सो जैसे लेट सपोज ये डोमेन है google.co.in. ठीक है, तो इसके अंदर कुछ को डोमेन्स हैं, कुछ को डोमेन्स कैसी, जैसे कि अगर मैं सिर्फ इन लिख रहा हूँ. ठीक है, co.in सब डोमेन्स बेसिकली google.co.in. ठीक है, तो हमें ना सारी की सारी सब डोमेन्स को प्रिंट करना है कि कितनी बार वो विजिट होंगी. जैसे कि अगर मैंने 1000 टाइम्स सिर्फ google.co.in को विजिट किया, तो ऑब्वियसली 1000 टाइम्स कौन हो गया, 1000 टाइम्स co.in, 1000 टाइम्स इन, 1000 टाइम्स google.co.in. ठीक है, ये तो हो गया कि एक अगर सिंगल वेबसाइट आपने विजिट करी है विद 1000 हिट्स. एक बार के लिए इस टाइप का क्वेश्चन देखो. अब इसमें क्या हो रहा है, मल्टीपल साइट्स विजिट हो रही हैं. जैसे हमारे पास क्या है, google.com, pepcoding.com. ठीक है, और contest.pepcoding.com. ऑलराइट, तो contest.pepcoding.com. ठीक है, सो अब बेसिकली अगर आप नोटिस करोगे तो कुछ कुछ सब डोमेन्स ना कॉमन है. जैसे कि अगर google.com विजिट हो रहा है तो .com, ये कॉम कितनी बार विजिट हो रहा है देखो, 1 2 3. मतलब अगर मैं सिर्फ इंडिविजुअली बात करूं तो ये तीनों कॉमन है सब डोमेन्स. ठीक है, और अगर pepcoding.com और contest.pepcoding.com में देखूं तो ये वाला सब डोमेन हमारा कॉमन है. ठीक है, तो आंसर भी कुछ इस तरीके से आएगा कि आपने कॉम टोटल कितनी बार विजिट किया, तो 150, 200, 130. क्योंकि तीनों में ही कॉम जो ये है, ये आपकी सब डोमेन तीनों में कॉमन है, तीनों में एग्जिस्ट करती है. ऑल राइट, सो pepcoding.com ये इसका भी सब डोमेन है, और इस लिंक का भी एक सब डोमेन है, तो 330 टाइम्स. contest.pepcoding.com ऑफकोर्स जो एक लिंक है वो इंडिविजुअली तो विजिट होगा ही होगा, तो 130. google.com 150. ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल है. क्वेश्चन जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, जनरली इम्प्लीमेंटेशनल होते हैं. मतलब इसके अंदर ना कोई हिडन ट्रिक नहीं होती, कोई हिडन नॉलेज नहीं यूज़ हो रही होती. ठीक है, ये जस्ट दिए जाते हैं एक चीज़ चेक करने के लिए कि आपको लैंग्वेज की कितनी नॉलेज है. जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्वेश्चन में बात करूं तो ऑफकोर्स हम स्ट्रिंग्स के ऊपर डील कर रहे होंगे. ठीक है, अब जो स्ट्रिंग है ना यार, वो स्ट्रिंग हर लैंग्वेज आई रिपीट, हर लैंग्वेज डिफरेंट तरीके से हैंडल करती है. C++ के अंदर इम्यूटेबल है. ठीक है, सॉरी, जावा के अंदर इम्यूटेबल है, C++ के अंदर म्यूटेबल है. ठीक है, तो जो लैंग्वेज आप फॉलो कर रहे हो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन डिफर कर जाएगी. ठीक है, क्वेश्चन में इन टाइप के क्वेश्चन को करने के ना मल्टीपल तरीके होते हैं. टेस्ट केस बहुत हैवी नहीं डालते, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं डालते, और ये क्वेश्चन डाले ही इसलिए जाते हैं कि स्टूडेंट ना जल्दबाजी में कोई मिस्टेक कर जाए कि उसने ऑप्टिमाइज तरीके से नहीं किया. लेट अस सपोज क्वेश्चन सबमिट करना था, सबमिट कर दिया. अब इस क्वेश्चन में जब वो इंटरव्यू में उठाएंगे ना कि आपने उसे कैसे सबमिट किया था,
तो वो उसे प्रेफर करेंगे जिसने इसको ऑप्टिमाइज तरीके से किया था, ठीक है। तो जिसने ऑप्टिमाइज तरीके से किया है वो एक्सेप्टेड है, जिसने ऑप्टिमाइज तरीके से नहीं किया वो कुछ इस टाइप से अपने पैरामीटर सेट कर सकते हैं, ठीक है। सो वेन एवर यू डू दीज टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशनल क्वेश्चंस, तो याद रखो कि यार जितनी तुम चीज़ें उसमें डाल सकते हो ना, जितनी तुम्हें नॉलेज पता है, जितनी प्रैक्टिकल नॉलेज तुम्हें पता है, वो सब उसके अंदर इंक्लूड कर दो। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं बताता हूँ हम करने के वाले हैं, ठीक है। सो एक बार के लिए डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक इंडिविजुअल स्ट्रिंग को उठाऊं, तो इंडिविजुअल स्ट्रिंग में क्या क्या है हमारे पास? 150, google.com, ठीक है। और ये बीच में इतना बड़ा स्पेस तो नहीं है यार, छोटा सा स्पेस है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई स्ट्रिंग। सबसे पहला काम पता है क्या होगा? स्ट्रिंग्स में से इंफॉर्मेशन निकालना, स्ट्रिंग्स में से इंफॉर्मेशन निकालना, ठीक है। एक ना यार पैटर्न देखना होता है जब भी आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है स्ट्रिंग्स में से। जो हमारे पास इस क्वेश्चन में हर एक स्ट्रिंग का, मतलब हर एक, जो मैं बोलूँ डोमेन का जो एक पैटर्न है, वो कुछ ऐसा है कि पहले ये बताया है कि वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स विजिट हुई है, लेट्स सपोज एक्स नंबर ऑफ टाइम्स विजिट हुई है। उसके बाद जो आपके पास डोमेन है कुछ ऐसे ही है, A.B.C.D, मतलब इस टाइप की, ठीक है। ऑल राइट, इस टाइप की है। तो पहले कितनी बार विजिट किया है और उसके बाद इस टाइप का एक डोमेन सा गिवन है, ठीक है। सो सबसे पहले पता क्या करेंगे, हम इसको स्प्लिट कर लेंगे दो पार्ट्स में, दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे। हम बोलेंगे यार इससे तो निकालो नंबर, कितनी बार आपने इसे विजिट किया, डोमेन विजिट कितनी बार हुई है। और ये है आपकी पूरी की पूरी डोमेन। ऑफ कोर्स इसमें से आपको सब डोमेन्स निकालनी होंगी, ठीक है। अभी डोमेन्स पे पहुंचे, ये क्या है हमारी डोमेन्स, ठीक है। अब जो डोमेन्स है ना, डोमेन्स में से निकालेंगे सब डोमेन्स। अगर अभी हमने जैसे स्प्लिट किया था, तो स्प्लिट करने का पैरामीटर पता है क्या होगा? एक स्पेस, आपने जहां पे स्पेस दे रखा है वहां पे स्प्लिट कर दो यार, सिंपल सिंपल, वहां पे स्प्लिट कर दो। तो क्या होगा, आपके पास ये नंबर अलग हो जाएगा और ये google.com अलग हो जाएगा। अब अगर मेरे को डोमेन्स को स्प्लिट करना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे कॉम अलग दिख जाए और गूगल अलग दिख जाए, तो हम पता है स्प्लिट किस पर लगाएंगे? इस डॉट पर, क्योंकि यही तो एक क्या है, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। तो हम इस डॉट के ऊपर जब स्प्लिट लगाएंगे तो हमारे पास इंडिविजुअली क्या आ जाएगा, एक एरे में गूगल अलग, कॉम अलग, ठीक है। अब जैसे कि इसके अंदर क्या है कि अगर मैं google.com की बात करूं तो इसमें से टोटल दो डोमेन्स निकल के आते हैं। दो डोमेन्स कैसे? एक कॉम अलग, एक एक दो सब डोमेन्स निकल के आते हैं, एक सिंगल डोमेन में से दो सब डोमेन्स निकल कर आते हैं। एक है कॉम, एक है google.com, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूं लेट सपोज contest.pepcoding.com की, जिसमें जैसे लेट सपोज मैं सिर्फ डोमेन की बात करता हूं अभी के लिए, ऑल राइट। तो contest डॉट पेपकोडिंग डॉट कॉम, ठीक है। तो जब हम इसके ऊपर नॉर्मल स्प्लिट करेंगे एज अ पैरामीटर इन डॉट्स को लेकर, तो हमारे पास एक एरे आएगा जिसमें तीन चीज़ें होंगी। मतलब ऑफ कोर्स ये सारी की सारी स्ट्रिंग टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की चीज़ों की बात कर रहा हूँ। कॉन्टेस्ट अलग, वेब कोडिंग अलग, कॉम अलग। अब जो contest.pepcoding.com है ना, ये टोटल आपके तीन डिफरेंट सब डोमेन्स क्रिएट कर सकता है। तीन डिफरेंट सब डोमेन्स कौन कौन से? सब डोमेन नंबर 1 सिर्फ कॉम, ठीक है। दूसरा सब डोमेन pepcoding.com, पैटर्न देखो पीछे से बनते हुए आ रहे हैं, contest.pepcoding.com, इसी इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। तो कॉम मतलब पहली थी सिर्फ कॉम, pepcoding.com, और एक
contest.pepcoding.com। ठीक है, तो आगे समझ जाओ यार, तुम लोग सभी स्मार्ट हो। ठीक है, तो एक तो विजिट काउंट निकालेंगे, अपनी सब डोमेन्स निकालेंगे, और एक ना यूनिवर्सल मैप सा क्रिएट कर लेंगे। अब यूनिवर्सल मैप क्या चीज़ है भाई? ठीक है, इसको भी देखेंगे। ये हमारा काम फुलफिल करेगा। हैश मैप भैया को बुलाएंगे, हमारा काम कर दो। तो ये बेसिकली डिक्शनरी फॉर्मेट है। डिफरेंट डिफरेंट सब डोमेन्स, जितने जितने भी सब डोमेन्स निकालेंगे उसको हम इसमें रखवाते रहेंगे। कॉम है, उसका अभी काउंट कितना है टोटल, जैसे लेट सपोज pepcoding.com है, तो इसकी पूरी डोमेन का कितना काउंट है वो यहाँ पे होगा। तो एक ये कॉमन मैप होगा। जैसे ही मेरे को जैसे लेट सपोज एक बार कॉम यहाँ मिला, एक बार कॉम यहाँ मिला, तो ऐसा नहीं करेंगे इसकी अलग अलग एंट्रीज करेंगे। हैश मैप तो बड़ा बड़ा स्ट्रिक्ट होता है भाई, वो कभी भी डिफरेंट एंट्रीज नहीं करने देता। तो वो क्या करेगा, इन दोनों को मतलब जब भी मैं कॉम के अंदर अपनी वैल्यूज़ को ऐड करवाऊंगा तो वो इसी के अंदर ऐड कर देगा। ठीक है, तो इसे इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे। ठीक है, तो ले देखिए क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। मतलब अगर तुम्हें हैश मैप की नॉलेज है, स्ट्रिंग्स की नॉलेज है, स्ट्रिंग्स को स्प्लिट कैसे करना है, और इसे खुद से फिगर आउट कर पाए थे तो और भी अच्छी बात है यार। ठीक है, सबको ये चीज़ पता है कि स्प्लिट कैसे करते हैं, हैश मैप की नॉलेज कैसे है। इन केस अगर नहीं पता तो यार आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, काइंडली डू वॉच, बहुत छोटी छोटी वीडियोज़ हैं। ठीक है, ईजिली आपको हार्डली 5 to 10 मिनट्स में समझ आ जाएगा। ठीक है, लेट अस बिगिन द इम्प्लीमेंटेशन। एक बार देखते हैं इसे करेंगे कैसे। ये तो बात हो गई, करेंगे कैसे। तो जैसे क्वेश्चन जब सॉल्व होता है ना यार, सिंपल होता है। जैसे एल्गोरिथम थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया। अब हम करेंगे क्या, जैसे लेट सपोज मेरे पास ये इनपुट में 3 स्ट्रिंग्स हैं। ऑफ कोर्स यार तीनों को एक साथ प्रोसेस नहीं करेंगे। ठीक है, लाइक ए सिविलाइज्ड डिसिप्लिन, एक स्ट्रिंग को निकालेंगे, उसे प्रोसेस करेंगे और फिर देखते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी डोमेन्स में से एक स्ट्रिंग को निकालना, एक हम सिंपली फॉर ईच लूप का यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग टाइप का एरे है, डोमेन्स जो मुझे मिली हुई हैं, तो बेसिकली इन तीनों को मैं डोमेन्स कह रहा हूँ, 1 2 3। ठीक है, तो ये 3 डोमेन्स है, इसमें से हम एक डोमेन निकालेंगे। तो डोमेन निकालो कहाँ से, डोमेन्स वाले एरे में से। ठीक है, अब आपके पास एक डोमेन आ गई। पहला स्प्लिट किस पे है भाई, स्पेस पे। अब स्ट्रिंग के अंदर ना यार बहुत पेक्यूलियर फंक्शंस हैं। ठीक है, स्ट्रिंग इसे मैं टेम्प बोल देता हूँ, टेम्परेरी एरे। मैं बोलता हूँ डोमेन भाई स्प्लिट होकर आ जाओ ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस। ठीक है, अब सिर्फ इस लाइन से क्या होगा, इस लाइन से अगर मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊं, थोड़ा सा इसको ट्राई रन करते हुए चले। जैसे कि लेट सपोज मेरे पास है 150। ठीक है, और थोड़ा सा इसका शेड चेंज कर लेते हैं ताकि समझना आसान हो जाए। 150 एंड google.com। लेट सपोज ये तभी पूरे पूरे एक स्ट्रिंग के अंदर है, इसको मैं बोल रहा हूँ डोमेन। ऑलराइट, हम इस फॉर लूप के अंदर आए, ये लाइन को एग्जीक्यूट किया। भाई इस लाइन से होगा क्या, हमें ना एक एरे मिल जाएगा, एक टेम्परेरी एरे, नॉर्मल एरे है। इसमें 2 चीज़ें पड़ी हुई हैं, दोनों स्ट्रिंग टाइप की। ये मत सोचना यार 150 तो नंबर लग रहा है, कंप्यूटर को थोड़े ना पता है यार। ये तो हमारी स्मार्टनेस है जैसे हम इसे एनालाइज कर पा रहे हैं। कंप्यूटर इतना फास्ट, इतना तेज़ नहीं है अभी। ठीक है, अब जैसे से हमने स्प्लिट किया तो ये जो 0 है ना, इसको हमें नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये वो नंबर है जितनी बार google.com विजिट हुआ है। ऑलराइट, तो मैं इसका नाम विजिट ही रख देता हूँ, विजिट काउंट। कितनी बार विजिट हुआ है, विजिट काउंट। लेट सपोज हमारा टेम्परेरी एरे के 0th इंडेक्स पे होगा, तो मैं बोलूँगा इंटीजर डॉट पारसेंट। लाइक आई सेड कि लैंग्वेज कितनी डीप में आपको पता है वो चीज़ टेस्ट हो रही है। तो ये फंक्शंस ऑलरेडी डन है, इजी है। ठीक है, इफ़ यू डोंट नो अबाउट देम, गूगल इट, 2-3 मिनट एक लाइन पढ़ोगे समझ आ जाएगा। वीडियो रिसोर्स देखना है, पेपकोडिंग हैज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड इट। आई विल बी प्रोवाइडिंग द लिंक्स इन द सेक्शन कमेंट डिस्क्रिप्शन सेक्शन, वहाँ से देख लो। ठीक है, सो ले देखिए यार, ये नॉलेज तो पूरी करनी ही पड़ेगी कहीं ना कहीं से। इंटीजर डॉट पारसेंट, आपने 150 को नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अब बारी आती है google.com। जैसे कि अभी मैंने बताया था, अगर pepcoding.com है
तो जैसे जब भी स्प्लिट होता है तो पीछे से रीड करना स्टार्ट करेंगे, ताकि पहले ये सब डोमेन बने, फिर ये बने, फिर ये बने। ठीक है, तो देखो करते कैसे हैं। google.com है, पहले कर दो इसे स्प्लिट। किसके बेसिस पे? जो वो छोटा सा फुल स्टॉप है ना, उसके बेसिस पे। तो ऐसे बोलते हैं टेम्प ऑफ वन। जैसे हमने यहाँ पे डोमेन को स्प्लिट करना था तो डोमेन लिखा था, अब स्प्लिट कैसे करना है? टेम्परेरी के फर्स्ट इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग पड़ी है उसे। तो यहाँ पे लिखेंगे टेम्प डॉट वन डॉट स्प्लिट। किसके बेसिस पे कर दो? फुल स्टॉप। अच्छा, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, जो अगर आप यहाँ पे फुल स्टॉप लिखोगे ना, कोड वर्क नहीं करेगा, नॉर्मल स्प्लिट नहीं करता। ठीक है, समहाउ ये चीज़ लिखना। ठीक है, तो एस्केप सीक्वेंस टाइप की चीज़ है कि ये आपको उसके डॉट को रिकॉग्नाइज कर जाता है। इससे हमें एक और स्ट्रिंग का एरे मिलेगा, जैसे हम बोलेंगे लेट सपोज वर्ड्स। मैंने अपने इस डोमेन में से ना वर्ड्स निकाल लिए, गूगल अलग और कॉम अलग। ठीक है, तो एक वर्ड्स का एरे और बना दो भाई। ठीक है, विजुलाइज करते हुए चलेंगे ताकि कोई चीज़ ऐसी ना लगे आउट ऑफ द वे। अरे ना, फेमस गूगल भी गलत हो रहा है। गूगल कॉम अलग। ठीक है, आपने वर्ड्स में स्प्लिट कर दिया। वर्ड्स में स्प्लिट करने के बाद हमें सिंपली क्या करना होगा? अब सब डोमेन्स क्रिएट करने हैं। आपने वर्ड्स में स्प्लिट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सब डोमेन्स बन गए। एक्चुअली में गूगल एक सब डोमेन नहीं है, google.com एक सब डोमेन है। तो ना, जब सब डोमेन क्रिएट कर रहे होते हैं, सब डोमेन क्रिएशन हमेशा पीछे से स्टार्ट होती है। सब डोमेन क्रिएशन हमेशा पीछे से स्टार्ट होती है। ऑलराइट, तो पहले सिर्फ कॉम और फिर google.com ऐसे सब डोमेन्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सब डोमेन्स क्रिएट करने के लिए ना हमें लूप लगाना पड़ेगा उल्टा। तो जितने हमारे पास वर्ड्स हैं, इंडेक्स इक्वल्स टू वर्ड्स डॉट लेंथ -1। इंडेक्स हमेशा एक कम होता है लेंथ से, इंडेक्स को डिक्रीज करते रहो। ऑलराइट, अब जब सब डोमेन्स क्रिएट होंगी तो यार अब इसके अंदर वो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो स्ट्रिंग होती है वो डिफरेंट तरीके से हैंडल होती है। अगर आपने सब डोमेन्स क्रिएट करते वक्त स्ट्रिंग में प्लस प्लस जोड़ दिया, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ, ये वाला सब डोमेन अगर मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, मैंने गूगल प्लस फिर फुल स्टॉप प्लस कॉम लिख दिया ना, तो यार वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत ही ख़राब तरीके से बिहेव करेगा। वो इम्यूटेबल स्ट्रिंग होती है। जब भी हम प्लस ऑपरेशन लगाते हैं ना, वो हमें लगता है कि वो उसी स्ट्रिंग के अंदर चेंज कर रहा है, वो एक्चुअली में एक नई कॉपी बनाता है और फिर उस नई कॉपी के अंदर वो आपके एडिशन करता है। वो बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज के लिए, हमारे लिए लिखना तो बहुत आसान है, बट वो लैंग्वेज के लिए बहुत भारी चीज़ पड़ जाती है। हम तो लिख के चले जाते हैं, डिसीजन दे दिया, लैंग्वेज को बहुत मुश्किल हो जाता है वो प्रोसेस करना, तो काफ़ी टाइम ले लेता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ ऐसा करेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर सा बना लेते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर एक्चुअली स्ट्रिंग का इम्प्रूव्ड वर्जन। जहाँ स्ट्रिंग बिल्डर फेल हो जाता है वहाँ स्ट्रिंग यूज़ हो जाता है, जहाँ स्ट्रिंग यूज़ हो जाता है वहाँ स्ट्रिंग बिल्डर फेल हो जाता है। ठीक है, तो मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिपी मतलब कमियाँ पूरी करते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग की कमी पूरी करता है और स्ट्रिंग बिल्डर की कमियाँ पूरी करता है। तो अभी तो हमें स्ट्रिंग बिल्डर टाइप की चीज़ चाहिए, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, अब जैसे कि एक बार मैं एक लाइन लिखता हूँ कि अगर इंडेक्स की वैल्यू वर्ड्स डॉट लेंथ -1 है, तब तो स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर ऐसे ही नॉर्मली अपेंड कर दिया जाए, किसे? हमारे वर्ड को। वर्ड्स एक्चुअली एरे का नाम, वर्ड्स ऑफ इंडेक्स। वर्ड्स वाले एरे में जाओ और उस इंडेक्स वाले वर्ड को एज इट इज अपेंड कर दो। नहीं तो स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर फंक्शन होते हैं इंसर्ट करने के। तो देखो ना, अगर ये पहला वर्ड है, अगर ये पहला वर्ड है तो मैं बोलूँगा कि यही मेरा क्या है? सब डोमेन है। अगर मैं सिर्फ इस वाले इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, कॉम, जीरो इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स, अगर मैं इस इंडेक्स पे हूँ तो अभी मैं सिर्फ इतना ही तो सब डोमेन बनाना चाहता हूँ। तो अगर मैं आखिरी इंडेक्स पे होता हूँ तो जो आपका आखिरी वर्ड होता है वही आपका सब डोमेन होता है।
पर जब मैं उसके आगे बढ़ता हूँ, जैसे कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं इतना बड़ा सब डोमेन क्रिएट करना चाहता हूँ। स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर ना ऑलरेडी ये चीज़ पड़ी होगी। हम चाहते हैं स्ट्रिंग बिल्डर के आगे क्या लग जाए, फुल स्टॉप, फिर उसके आगे क्या लग जाए, गूगल। तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे कि स्ट्रिंग बिल्डर जीरोथ इंडेक्स पे अपेंड कर दो या इंसर्ट कर दो नॉर्मल डॉट, और फिर स्ट्रिंग बिल्डर इंसर्ट कर दो जीरोथ इंडेक्स पे, कैसे, अपने वर्ड ऑफ इंडेक्स को। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, सिर्फ सब डोमेन क्रिएट हो रही है। तो एक बार मैं से इसका ड्राई रन करके दिखाता हूँ। पहले तो इस लाइन को समझो कि कैसे वर्क करेगी। अगर मैं सिर्फ इस लाइन की बोलूँ तो इंडेक्स 0 1 है। इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो वर्ड डॉट लेंथ -1 आपका कितना हो गया, 1। अभी इंडेक्स हमारा यहाँ पे है। स्ट्रिंग बिल्डर, भाई स्ट्रिंग बिल्डर एक्चुअली में कुछ इस टाइप से बनता है कि ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर कुछ इस टाइप से बनता है। ये स्पेस है, यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स पड़े होंगे। तो मैं स्ट्रिंग बिल्डर की उस पर फंक्शनिंग पे नहीं जाता, आपको मैं नॉर्मली दिखा देता हूँ कैसे वर्क करता है। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर के लिए तो यार अलग से फिर आपको एक और वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, स्ट्रिंग बिल्डर कैसे वर्क करता है। तो स्ट्रिंग बिल्डर में अभी कुछ नहीं है, ऐसे मान के चलो खाली है पूरा। ऑफ कोर्स स्ट्रिंग टाइप का नहीं होता, बस मैं विजुअलाइज करने के लिए ऐसे दिखा रहा हूँ। स्ट्रिंग बिल्डर पूरा खाली है। ठीक है, अब मैं अगर आखिरी इंडेक्स पे हूँ, अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स पे हूँ, तो क्या करेंगे, वर्ड्स ऑफ इंडेक्स दैट इज कॉम को एज इट इज डाल देंगे। तो अगर मैं इस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, तो जो मेरी सब डोमेन में आएगा वो सिर्फ ये होगा। ठीक है, ये स्ट्रिंग टाइप का नहीं होता, ये ना कुछ एरे ऑफ करेक्टर टाइप्स का होता है, एरे लिस्ट ऑफ एरे, मतलब डायनेमिक सा होता है कुछ, कि यहाँ पे सी ओ और एम आ जाएगा। इनिशियली पूरा खाली था, अब यहाँ पे सी ओ एम आ गया, जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स। ठीक है, तो पहले इंडेक्स, अगर मैं आखिरी इंडेक्स पे हूँ तो सिर्फ हमारा सब डोमेन बना सी ओ एम। ठीक है, अगर मैं इंडेक्स पीछे आता हूँ, जैसे लेट्स सपोज 0 पे आया, तो उस टाइम पे या इसको हम दोबारा क्रिएट नहीं कर रहे, ये सब डोमेन वैसे का वैसे ही रहेगा पुराने वाला। अब इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। अब वो चेंजेस क्या है, वो चेंजेस ये हैं, उन्होंने बोला जीरोथ इंडेक्स पे किसे ऐड कर दो, फुल स्टॉप को। तो मतलब एक्चुअली क्या होगा कि वो बोल रहे हैं कि इन तीनों को पीछे शिफ्ट करो और इसके आगे एक करेक्टर और डाल दो, दैट इज डॉट। ठीक है, तो ये है आपका 0 1 2 3। फिर हमने क्या बोला, जीरोथ इंडेक्स पे किसे डाल दो, वर्ड्स ऑफ इंडेक्स। तो डॉट के आगे किसे डाल दो, गूगल को। तो ये पता करते हैं स्ट्रिंग बिल्डर, इसका थोड़ा ऑपरेशन तो ज़्यादा लेगा, ये ऑफ एन का ऑपरेशन है, बट ये फिर भी बेटर है स्ट्रिंग से, क्योंकि स्ट्रिंग तो पूरी पूरी नई क्रिएट होती है। तो ई एल जी ओ, इसके आगे लग गया। आपके सब डोमेन्स कुछ इस तरीके से क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग बिल्डर ऑटोमेटिकली ग्रो टाइप की चीज़ होती है, अपने आप बढ़ती रहती है। जीरोथ इंडेक्स पे हमने अपना वर्ड डाल दिया, तो जब मैं जीरोथ इंडेक्स पे पहुंचा, तो हमारे पास सब डोमेन देखो क्या बनी, जब मैं फर्स्ट इंडेक्स पे था। एक बार मैं इसको बैक कर लेता हूँ, देखो, अगर सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स पे था तो सिर्फ इतना पार्ट हमारे स्ट्रिंग बिल्डर में था। जब मैं जीरोथ इंडेक्स पे हूँ तो इफ एल्स के एग्जीक्यूट होने के बाद गूगल और डॉट भी इस सब डोमेन में आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करेंगे, यूज करने के लिए मैंने क्या बताया था, एक यूनिवर्सल सा मैप क्रिएट कर लेंगे। अब यार यूनिवर्सल सा मैप तो बनाया ही नहीं है, तो पहले तो यूनिवर्सल मैप बनाते हैं। यूनिवर्सल मैप एक हैश मैप है, नथिंग मोर। ठीक है, हैश मैप में हम बोलते हैं कि स्ट्रिंग रखो, और स्ट्रिंग कितनी बार आ रही है उसके लिए एक काउंट होगा, तो इंटीजर रख लिया। ठीक है, की वैल्यू पेयर होता है, मैप सा बना दिया। न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ओ न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, न्यू हैश मैप, यार क्या लिख रहा हूँ अभी, हैश मैप। ठीक है, अब हैश मैप तो आपने क्रिएट कर दिया, एक यूनिवर्सल पे मैप क्रिएट कर दिया। अब देखो इसे स्टोर कैसे करेंगे, मैप डॉट
अच्छा, पहले चेक करना पड़ेगा यार, मैप में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। तो पहले एक काम करते हैं, स्ट्रिंग निकाल लेते हैं। बेसिकली अपनी हमने सब डोमेन क्रिएट कर ली। स्ट्रिंग बिल्डर से क्रिएट निकालना बहुत आसान है, स्ट्रिंग बिल्डर डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, हो सकता है मैप के अंदर ये सब डोमेन पहले से पड़ी हो या ना पड़ी हो सकता है कि ऐसा हो सकता है ना कि कॉम की एंट्री पहले हो रखी है या नहीं हो रखी, pepcoding.com की एंट्री पहले यहाँ पे हो रखी है या नहीं हो रखी। अगर नहीं हो रखी, तब तो जो हमारा विजिट काउंट है वो उसी से इनिशियलाइज कर देंगे। अगर हो रखी है तो उसमें ऐड कर देंगे, सिंपल। ठीक है। तो चेक करते हैं, मैप डॉट कंटेन्स, भाई इसमें है भी कंटेन्स की। कंटेन्स तो उसके छोटे भाई में यूज होता है। ठीक है, कंटेन्स की सब डोमेन। पढ़ा है नहीं पढ़ा इसके अंदर? अगर सब डोमेन का आंसर पड़ा हुआ है, यहाँ से रिस्पॉन्स ट्रू आता है, वैसे इसके बिना भी चल जाता, बट ठीक है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए। सब डोमेन पहले से पड़ा हुआ है तब कुछ अलग काम करेंगे, अगर पहले से नहीं पढ़ा तो कुछ अलग काम करेंगे। अगर मतलब पहले से नहीं पढ़ा था, मतलब फर्स्ट टाइम एंट्री करवा रहे हो, उसमें पुट कर दिया ये सब डोमेन कितनी बार विजिट हो रही है, जो इसका एक्चुअल विजिट काउंट है। ठीक है। अब मैप डॉट कंटेन्स की, तो उसमें बोलेंगे मैप डॉट पुट सब डोमेन, पहले जो इसका विजिट काउंट था, मतलब जो अभी तक का इसका आंसर पड़ा हुआ है, मैप डॉट गेट सब डोमेन प्लस विजिट काउंट। अच्छा, इसको ना समझाने के लिए थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूं, इंटीजर काउंट सो फार, अभी तक कितना काउंट है इसका। ठीक है, मैंने गेट कर लिया और फिर मैंने बोला भाई काउंट सो फार प्लस विजिट काउंट क्या है, उसे ऐड करवा दिया। ठीक है। एक बार के लिए सिर्फ इतने से फॉल्ट, इतने यहां तक एक बार फटाफट एक सुपर स्पीड से ड्राई रन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि कोई चीज रह ना जाए। है तो सिंपल, समझ के करेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा देर तक याद रहेगा, दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो ये रहा यार। ठीक है, इसी का इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स पूरा नहीं चलाएंगे, जितना आपको समझ आ जाए उतना एनफ है मेरे लिए। सबसे पहली चीज़, हैश मैप, एक हमने एक यार यूनिवर्सल सा मैप क्रिएट कर दिया, जिसमें स्ट्रिंग और इंटीजर है। स्ट्रिंग किस लिए, सब डोमेन को रखने के लिए। तो यहाँ पे लिखता हूँ ये स्ट्रिंग टाइप की है और ये इंटीजर टाइप की है। ठीक है। स्ट्रिंग इज ऑफ कोर्स कि हमारे पास सब डोमेन, इंटीजर इज काउंट। ठीक है। 150 google.com, ये हमारे पास स्ट्रिंग आई। ठीक है, तो ध्यान से देखना, हमने डोमेन्स में से एक डोमेन निकाली, तो मैं ऐसे लिखता हूं इसे, डोमेन। हमारे पास क्या आया, 150 google.com। ठीक है। अब क्या किया हमने, पहले से स्प्लिट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस। जब ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, google.com। ठीक है। स्ट्रिंग वर्ड्स, मैंने इसको डॉट के हिसाब से स्प्लिट कर लिया। जैसे अभी, सॉरी सॉरी, एक लाइन स्किप हो गई यार। ये देखो, ये है आपका टेम्परेरी एरे, जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, पहले निकाल लिया उसका विजिट काउंट। ये पूरी पूरी जो हमारी डोमेन है, कितनी बार कितनी बार विजिट हो रही है, तो विजिट काउंट क्या रखा हमने, टेम्परेरी ऑफ जीरो को इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, दैट इज ये बन गया 150। ठीक है, अब ये नंबर में है, इसे यूज कर सकते हैं एडिशन में। फुल स्टॉप अलग कर दिया फर्स्ट स्ट्रिंग में से, तो टेम्प ऑफ वन में अगर मैंने फुल स्टॉप अलग कर लिया तो मेरे पास वर्ड्स आएंगे। तो वर्ड्स का एरे कुछ ये रहा। ठीक है, तो गूगल अलग और कॉम अलग। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर
अभी भाई पूरा का पूरा खाली है स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, ये रहा आपका फॉर लूप। इंडेक्स अभी कहाँ पे है? आखिरी इंडेक्स पे। ये वर्ड्स का एरे है 0 1, ये मेरा आखिरी इंडेक्स। ठीक है, कॉम पे हूँ। तो पहले हमने क्या किया, चेक किया कि क्या मैं आखिरी इंडेक्स पे हूँ। उसने बोला हाँ यार, अगर आखिरी इंडेक्स पे हो तो एज इट इज ऐड कर लो इसे। तो मैंने सी ओ और एम ऐसे अलग से ऐड कर लिया। ठीक है, जब इस इफ से बाहर आते हैं तो हम पहले बोलते हैं हमारी सब डोमेन क्या है। तो अभी अगर मैं जिस सब डोमेन की बात कर रहा हूँ वो क्या निकल के आएगी, अगर मैं इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लूँ। हमें ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है बिकॉज हैश मैप के अंदर स्ट्रिंग ही स्टोर हो रही है। तो अगर मैंने इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया तो दैट विल बिकम COM। भाई ये है अलग से। चेक किया क्या हमने इसकी यूनिवर्सल एंट्री कर रखी है? यूनिवर्सल एंट्री तो नहीं कर रखी यार, है ना। तो एल्स में देखो, यूनिवर्सल एंट्री तो कर ही नहीं रखी। तो सब डोमेन कॉम है विजिट काउंट, ऐड उसके आगे सामने रख दो। पुट का मतलब क्या हो गया कि कॉम के सामने हमने एक एंट्री करवा दी कि ये 150 टाइम्स विजिट हो रहा है। अब ये फॉर लूप खत्म नहीं हुआ, सिर्फ एक ही बार चला है। अभी तो इससे पीछे वाले इंडेक्स पे मूव करेगा। कहाँ पहुंच गए? 0th इंडेक्स पे। जब 0th इंडेक्स पे आए तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ये दोबारा से बनेगा। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर एज इट इज रहेगा क्योंकि वो फॉर लूप के बाहर बनाया था। इंडेक्स अब वर्ड डॉट लेंथ -1 के बराबर नहीं है। 0th इंडेक्स में इंसर्ट कर दिया हमने फुल स्टॉप को। तो इसे अगर मैं एक बार रीडू करके लिखूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा, पहले डॉट फिर CO और M। फिर उन्होंने बोला 0th इंडेक्स पे अब इंसर्ट कर दो वर्ड्स ऑफ इंडेक्स को, दैट इज गूगल को। मतलब डॉट से आगे किसे लगा दो? गूगल को। तो ये क्या हो जाएगा? GOOGLE, फिर फुल स्टॉप, फिर C, फिर O, फिर M। हो गया। एक और क्या बन के आ गई हमारी? सब डोमेन बन रही है। इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारी फिर से सब डोमेन क्या बनी? स्ट्रिंग बिल्डर एक्चुअली में रिकॉर्ड रखता है, आगे सब डोमेन बनाने में हेल्प करता है, एक हेल्पर है। ठीक है, और हमने सब डोमेन बना ली उससे। तो हमारी सब डोमेन क्या निकल के आई अब? google.com। मैप के अंदर क्या होगा? पहले से google.com नहीं पड़ा हुआ, एल्स में आएंगे और इसकी एंट्री करवा देंगे। तो यहाँ पे google.com भाई साहब आएंगे, उसकी एंट्री कर देंगे। ठीक है, ये कितनी बार विजिट करा गया? 150 टाइम्स। ठीक है, अब ये काम खत्म हो गया आपका। एक सारा का सारा ये प्रोसेस है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? एक डोमेन के लिए। अब ये ना नेक्स्ट डोमेन के लिए दोबारा से प्रोसेस आएगा। जैसे कि मैं बोलूं यहाँ पे अब आपकी एक नई स्ट्रिंग और आएगी, दोबारा से टेम्परेरी एरे बनेगा। ठीक है, दोबारा से विजिट काउंट निकाला जाएगा, दोबारा से वर्ड्स निकाले जाएंगे और दोबारा से स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ होगा। तो एक बार फटाफट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 200webcoding.com। तो एक बार मैं समझा दूंगा ना कि ये कैसे अपडेट हो रहा है। तो बाकी तो यार तुम फिर तेज बंदे हो, खुद कर लोगे। webcoding.com, एक स्ट्रिंग है विजिट काउंट। पहले तो स्प्लिट कर दो यार, स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस। 200 अलग, webcoding.com अलग। ठीक है, विजिट काउंट कितना हो गया? जो 0th इंडेक्स पे है, मैंने 0th इंडेक्स पे गया 200, ये रहा हमारा विजिट काउंट। ठीक है, वर्ड्स का एरे स्प्लिट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डॉट। पेप कोडिंग अलग और कॉम अलग। ये एक स्ट्रिंग अलग है, ये एक स्ट्रिंग अलग है। यार राइटिंग इतनी गंदी कैसे चलेगी? तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। एक सेकेंड, हाँ चलो। पेप कोडिंग अलग, कॉम अलग, 0 1। ठीक है, अब मैं इस पे गया, मैं आखिरी इंडेक्स पे हूं अभी। ठीक है, तो फिर से क्या होगा? अगर आखिरी इंडेक्स पे होते हैं तो एज इट इज ऐड करा दो। किसे? कॉम को। C अलग, O अलग, M अलग। सब डोमेन में कन्वर्ट करो। क्या ये पहले से पड़ा हुआ है? उसने बोला हाँ यार पहले से पड़ा हुआ है। तो हमने बोला कि अभी तक का काउंट क्या है? उसने बोला 150। उसी के आगे दोबारा से एंट्री करो 150 प्लस हम अब कितनी बार विजिट हो रहे हैं? 200 टाइम्स।
तो यहाँ पे 150 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 350। इस तरीके से होगा क्या, जब भी मैप के अंदर कोई सब डोमेन डिफरेंट डोमेन का सब डोमेन अगर कॉमन निकला, काफ़ी सारे डिफरेंट डोमेन्स हैं, उनका सब डोमेन कॉमन निकला, तो क्या होगा, उसकी एंट्री यहाँ होती रहेगी। सिंपल। तो यहाँ पे ऐसे होगा कि कॉम अलग, google.com, नेक्स्ट लाइन में दोबारा google.com आया तो उसी जगह पे आपने उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया। ठीक है, तो सिंपल सा काम है। इससे क्या होगा, एक यूनिवर्सल सा मैप क्रिएट हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कितने सब डोमेन्स हैं और कौन कौन से सब डोमेन्स बार बार विजिट हो रहे हैं, कितनी बार विजिट हो रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ उसका आउटपुट क्रिएट करना है। आउटपुट को अगर आप ध्यान से देखो तो यार उन्होंने सिंपली बोल रखा है एरे लिस्ट दे दो, हमें हैश मैप नहीं रीड करना आता, हमें तो एरे लिस्ट चाहिए। तो एरे लिस्ट यार क्रिएट करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है अब हैश मैप से। ठीक है, ये सभी को आता है, सभी को आता है। इन केस अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, 2 मिनट में समझ आ जाएगा। आई विल पोस्ट सम लिंक्स, उन्हें फॉलो करो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू विल बी गुड टू गो। एक रिजल्ट सा बना लिया स्ट्रिंग टाइप सा। और हैश मैप में से सारे के सारी एंट्रीज को निकालने के लिए, सिंपली कुछ ऐसा कर सकते हैं, पहले सारी की सारी कीज निकालनी पड़ेंगी। और कीज है हमारे पास स्ट्रिंग टाइप की, कीज मतलब कि सब डोमेन्स। तो मीनिंग यूज करते हैं ताकि आपको समझ भी आए। मैंने हैश मैप में से सारे के सारे सब डोमेन्स निकाले, कितने कितने सब डोमेन्स है भाई ये बताओ। तो मैप डॉट की सेट एक फंक्शन है, ये क्या करता है, सारे के सारे आपकी कीज लेके आ जाते हैं। कीज मतलब कि जैसे आप एंट्री करोगे तो इस साइड वाली सारी चीज़ें इनको कीज कहेंगे, तो सब डोमेन्स हमारे पास आ जाएंगी। अब हमें करना क्या है, रिजल्ट बनाना है। तो स्ट्रिंग बनानी है पूरी की पूरी। आपका आउटपुट फॉर्मेट ऑफ कोर्स डिफरेंट है। अगर आप आउटपुट देखो तो पहले क्या आ रहा है, काउंट, फिर सब डोमेन, काउंट सब डोमेन, और बीच में छोटा सा स्पेस भी है। एक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। तो जब भी स्ट्रिंग क्रिएशन होती है ना यार, तो प्लस की बजाय मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रिंग बिल्डर हमारा अच्छा काम करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। कभी कभी क्वेश्चन की डिमांड ही ऐसी होती है कि स्ट्रिंग बिल्डर यूज ही नहीं कर सकते, आते हैं ऐसे भी क्वेश्चंस, कभी कभी टक्कर खा जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर पहले क्या आना चाहिए हमारा भाई, काउंट, फिर स्पेस, फिर सब डोमेन। ओके, तो मैंने बोला कि स्ट्रिंग बिल्डर डॉट अपेंड हमेशा लास्ट के लिए होता है, लास्ट में कुछ भी डालना है तो मैंने बोला लास्ट में पहले कैसे डाल दो इसके काउंट को। तो मैंने क्या बोला, सब डोमेन अपना काउंट लेकर आ जाओ, सब डोमेन्स नहीं, सब डोमेन अपना काउंट लेकर आ जाओ। ठीक है, अब स्ट्रिंग बिल्डर अपेंड कर दो किसे, स्पेस को, बीच में एक स्पेस भी था यार। ठीक है, और फिर स्ट्रिंग बिल्डर अपेंड कर दो अपने सब डोमेन को। ठीक है, तो आउटपुट पैटर्न विल प्ले अ रोल। रिजल्ट के अंदर ऐड कर दिया, सिर्फ स्ट्रिंग डाल सकते हैं। तो अब मैंने कलेक्टिवली पहले पूरा क्रिएट करने के बाद फिर स्ट्रिंग बनाई, काफी टाइम बच जाता है इससे, काफी प्रोसेसिंग बच जाती है। और ऑफ कोर्स ये वाला काम कब होगा, जब हम सारे के सारे डोमेन्स के लिए काम कर चुके होंगे, तो इस वाले फॉर लूप के बाहर, ना कि अंदर। ठीक है, लास्ट में हम क्या करेंगे, इस रिजल्टेंट स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे, सिंपल है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एल्गोरिथम काफ़ी सिंपल है, एक बार चलाकर देखते हैं। इस क्वेश्चन में यार मतलब मेरे हिसाब से मेजर चीज़ जो वो टेस्ट करना चाहेंगे, अगर वे अलग एस टाइप क्वेश्चन पूछेंगे तो यही टेस्ट करना चाहेंगे कि आपको लैंग्वेज की कितनी नॉलेज है। कि मतलब जैसे मैं यहाँ पे प्लस को अगर मैं एब्रप्टली यूज़ कर लेता तो यार बहुत ही बैंड बच जाती। वर्ड्स कहाँ पे वर्ड यूज़ कर दिया, सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, चलाकर देखते हैं कोड को, वर्क कर रहा है, ऑसम है, सबमिट करके देखते हैं। बढ़िया यार। ठीक है, सो दिस सम्स अप अवर क्वेश्चन। ठीक है, अगली बार यार किसी और क्वेश्चन के अंदर आगे एक्सप्लोर करेंगे उसे। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू आर गेटिंग द हैंग ऑफ इट, कंटेक्स्ट अच्छा लग रहा है, लॉजिक अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब ऐसे कुछ होता है, हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऑलराइट, लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।